डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन बायोलॉजी क्लास। तो आज का हमारा टॉपिक है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल पब्लिश्ड हिज द वर्क ऑफ इनहेरिटेंस कैरेक्टर्स इन 1865, बट फॉर सेवरल रीजंस रिमेन अनरिकॉग्नाइज्ड टिल 19। तो यहाँ पर क्या है कि जो मेंडल ने जितने भी प्रयोग किए थे वो 1865 में प्रकाशित हो गए थे, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से 1900 यानी कि तक यह कार्य अज्ञात ही रहा, यानी कि अनरिकॉग्नाइज ही रहा। तो इसके कुछ रीज़न थे, यानी 1865 तक ही वर्क जो है हो गया था इनका, और जो इनहेरिटेंस के बारे में जो भी मेंडल ने बताया था, लेकिन कुछ रीज़न की वजह से वो 19 तक अनरिकॉग्नाइज था, यानी कि अज्ञात था। ठीक है, फर्स्टली इसके रीजन भी यहाँ पर दिए हुए हैं, देख रहे हैं क्या क्या रीजन है। फर्स्टली द कम्युनिकेशन वाज नॉट इजी, तो कम्युनिकेशन इजी नहीं था एज इट द नाउ दोज डेज, एंड हिज वर्क कुड नॉट बी वाइडली पब्लिश्ड। सेकेंडली एक तो ये कि कम्युनिकेशन वाज नॉट इजी, यानी कि कम्युनिकेशन अच्छा नहीं था उस समय, इसकी वजह से पब्लिश्ड होने में प्रॉब्लम आई। सेकेंडली हिज कॉन्सेप्ट जीन्स, जो कॉन्सेप्ट था जीन का, और फैक्टर्स इन मेंडल्स वर्ड्स, मेंडल ने जो बताया था, स्टेबल एंड डिस्क्रीट यूनिट दैट कंट्रोल्ड द एक्सप्रेस और ट्रेड एंड of the pairs of allele which did not blend which others was not accepted by the। तो यहाँ पर क्या है कि कुछ जो साइंटिस्ट हैं उनको जो है मेंडल की चीजें जो उन्होंने बताई थी वो रास नहीं आई। यानी कहने का मतलब ये है कि उन्होंने ये बोला कि अलील जो एक दूसरे के साथ सम्मिश्रण नहीं होता, मेंडल के जो समकालिक वैज्ञानिक थे उस समय, तो उनको रास नहीं आया, क्योंकि वे लोग नेचर की विविधताओं के आभासी, यानी कि जो था उनका जो कंटिन्यूटी यानी सतत रूप से परिचित थे, इसलिए वे उस चीजों को मानते नहीं थे। ठीक है ना, इसलिए उनने जो मेंडल ने जो बताया उसको उन्हें पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है ना, तो ये दो रीजन यहाँ पर दे रखे हैं। और इसके बाद 19 में 3 साइंटिस्ट आए जिनका यहाँ पर दे रखा है डिवरिज, कॉरेंस और वॉन शेरमार्क। तो 3 यहाँ पर साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर्ड मेंडल्स रिजल्ट, जो मेंडल ने जो रिजल्ट निकाला था उसको वापस से रीडिस्कवर्ड किया। किन्होंने? इन 3 जो है साइंटिस्ट जो हैं, इन्होंने वापस से मेंडल के रिजल्ट को रीडिस्कवर किया। और on the inheritance of characters also by this time due to advance in the microscopy that were taking place। और उसी समय जो है जो माइक्रोस्कोप था, जो माइक्रोस्कोपी, उसमें भी जो है उसमें भी कुछ जो है यहाँ पर तकनीक में प्रगति होने लगी थी। were taking place scientists with the able of carefully observe cell division। और उस समय जो है कोशिका जो सेल डिवीजन उन्होंने ध्यान से देखा, कोशिका केंद्रक में संरचना की खोज हो चुकी थी उस समय, और कोशिका विभाजन को देखने में वो समर्थ हो चुके थे। ठीक है, आगे यहाँ पर देखें, दिस लेड ऑफ डिस्कवरी स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस दैट अपेयर्स डबल ऑफ डिवाइड जस्ट बिफोर इच सेल डिवीजन। और सेल डिवीजन होने से पहले वो डबल, उसकी जो आपको मालूम है कि क्रोमोसोम जो डीएनए का क्वांटिटी होता है डबल हो जाता है, तो वो यहाँ पर हो चुका था। 1902 में क्या हुआ वापस से, द क्रोमोसोम मूवमेंट ड्यूरिंग मियोसिस हैड बीन वर्कड आउट। यहाँ पर अपने को कुछ यहाँ पर 1902 में अगर अपन बात करें तो यहाँ पर अगर जो साइंटिस्ट यहाँ पर थे तो उनका नाम यहाँ पर है वाल्टर सटन और बोमेरी। तो बोमेरी थियोडोर बोमेरी जिनको बोला जाता है, बोमेरी ये साइंटिस्ट थे और इन्होंने क्या बताया, तो इन्होंने बताया बोवेरी नोटेड दैट अ बिहेवियर। तो जो ये वाल्टर सटन और बोवेरी ने नोट किया, यानी कि पता लगाया, उसके बारे में नोट किया बिहेवियर। किसका बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम के बिहेवियर के बारे में पता लगाया। वॉज अ पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ जीन्स एंड यूज्ड ऑफ क्रोमोसोम मूवमेंट। तो उन्होंने बताया कि भाई पैरेलल है, किसके पैरेलल है, जीन का बिहेवियर पैरेलल है किसके, क्रोमोसोम। जैसा जैसा क्रोमोसोम करेगा वैसा वैसा जीन कर रहा है, इस तरह से उन्होंने बताया। टू एक्सप्लेन मेंडल्स लॉ, और वापिस से उन्होंने बता दिया कि जो मेंडल ने जो नियम दिए हैं वो बिल्कुल सही है, इस तरह से उन्होंने
ये सिद्ध कर दिया। इस तरह से यहाँ पर हो चुका था। डायग्राम में भी हम देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर G1 या सेल डिवीजन है। सेल डिवीजन यहाँ पर शो कर रखा है। G1 फेस में ये रेडी हो रही है, G2 में ये डबल हो गया क्वांटिटी, ठीक है ना। तो एस सिंथेसिस फेज जिसको अपन बोलते हैं, एस फेज में डबल हो जाती है क्वांटिटी। और उसके बाद मियोसिस फर्स्ट एनाफेज दे रखा है, डायरेक्ट एनाफेज दे रखा है। तो एनाफेज में ये क्या इधर उधर पोल की तरफ, इसमें और भी प्रोसेस रहती है बीच में, ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पर रिजल्ट की वजह से उन्होंने डायरेक्ट एनाफेज दे दिया है। तो ये पोल को इंडिकेट कर रहा है, अपोजिट पोल पे चले जाएंगे, ठीक है। मियोसिस सेकंड भी दे रखा है एनाफेज। और इस तरह से आप ये देखो मियोसिस सेकंड में क्या ये अलग अलग हो गए, यहाँ से भी ये दोनों अलग, और फिर ये दोनों भी यहाँ पर अलग हो चुके हैं। और फिर यहाँ से फाइनली दोनों ये अलग हो गए, 1 से 2 और 1 से 2। इस तरह से जर्म सेल यहाँ पर बनती है। तो गैमेटोजेनेसिस हमने देखा है, ठीक है ना, ये सारी चीजें हमने देखी है ना। तो मियोसिस होता है ना, तो मियोसिस ही यहाँ पर शो कर रखा है। तो आपने देखा है कि स्पर्म कैसे बनते हैं, ओवम के जो है ईग कैसे बनती है, ईग सेल कैसे बनती है, ठीक है ना, ओवम जिसको अपन बोलते हैं। तो ये वही है, यहाँ पर मियोसिस ही बता रखा है, सेल डिवीजन, ठीक है। तो ये था अपना क्रोमोसोमल थ्योरी, ठीक है। नेक्स्ट हम इसके बाद में जो है इसमें कुछ दे रखा है, आगे टेबल भी बनी है, कंपैरिजन बिटवीन बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम एंड जीन। तो क्रोमोसोम और जीन में जो भी कंपैरिजन है यहाँ पर दे रखा है, तो अपन इसको भी देख लेते हैं। तो अकर इन पेयर segregate the time of gamete formation such that only one each pair transmitted to a gamete, ठीक है। और इसमें भी one each pair transmitted to a gametes. Independent pairs of segregate the independently of each other and one pair of segregate independently of another pair, ठीक है। तो ये सिमिलरिटीज कुछ दे रखी है, कंपेरिजन यहाँ पर दे रखा है दोनों का। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।